वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जो आपको अक्सर परेशान करता है। अटेम्प्ट नहीं कर पाते, अक्सर हमारा आंसर गलत हो जाता है कि क्वेश्चंस करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइन उठा के यहाँ पे डालता है। जनरली मैक्सिमम जो PYQs आपको मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे। सबसे पहला कनेक्शन हम यही क्रिएट कर लेते हैं कि जो असर्शन है रीजन उससे कनेक्ट ही होगा और हम इसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचते रहते हैं। अब जब असर्शन और रीजन दे दी तो उसके पहले लिखा होगा कि बोथ आर करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन असर्शन बन रहा है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। थिंक ऑफ एक्सेप्शन एंड काउंटर बनाइए, हर पार्ट के बनाइए, इनऑर्गेनिक के भी बनाइए, फिजिकल के भी बनाइए, ऑर्गेनिक के भी बनाइए। पढ़ते ही पता लग गया सेक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट बात कर रहा है, ये गलत है। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी और IIT JEE को फोड़ने की तैयारी पे आप लगे होंगे और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में आपको परेशान भी करती होगी और उस परेशानी को दूर करने के लिए बीच बीच में हम KGS के टीचर्स आते रहते हैं, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कि हर चीज़ आसान हो जाए आपकी। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जो आपको अक्सर परेशान करता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है कि सर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस को सर हम सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, अक्सर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो गलत इसलिए हो जाता है आपका आंसर क्योंकि आप उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है, अंत तक बने रहिएगा इस KGS चैनल पे। खान सर की इस गाइडेंस में जो हम चीजें कर रहे हैं आपके लिए, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो ला रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, सुमित सर है, विशाल सर है, बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जाके जो हर एक टॉपिक्स पे, यानी कि एक माइन्यूट टॉपिक जो है एग्जाम में जहां पे हम आपका एक नंबर भी बढ़ा सके, उस एक नंबर को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए एक से एक हर एक पॉइंट पे वीडियो लेके आ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये असर्शन और रीजन का सेशन है और इसको आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए बेटा जी, सबसे पहली बात तो असर्शन रीजन क्वेश्चन होते ही क्या है, किसे कहते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो बेटा जी ऐसे एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें एक लिखा होगा असर्शन और एक लिखा होगा रीजन। तो असर्शन में जनरली क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपने जो पढ़ा ड्यूरिंग दी आपकी प्रिपरेशन, आपका उस चैप्टर से रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जनरली असर्शन में रहेगा, यानी कि वो आपका उन्हीं नोट्स में से आएगा जो आपने क्लास में पढ़ा है। और मैं बताऊं तो खास करके वो NCERT की एक लाइन होती है, कहीं से भी उठा करके NCERT की एक लाइन उठा के यहां पे डालता है। जनरली मैक्सिमम जो PYQs आपको मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे कि आपको NCERT का एक लाइन कहीं से उठाएगा और चिपका देगा यहां पे असर्शन में। रीजन, एक्सप्लेनेशन और कोज ऑफ द असर्शन। अब एक्चुअल में क्या करता है बच्चा, यहीं पे गलती करता है, वो सोचता है कि हर बार ये जो रीजन है ये असर्शन से कनेक्ट करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि रीजन हमेशा असर्शन से कनेक्ट करे, कभी करेगा और कभी नहीं करेगा। तो वो उसका करेक्ट रीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता, या हो सकता है वो बिल्कुल ही गलत हो, यानी कि बिल्कुल असर्शन के अगेंस्ट में बोल रहा हो, यानी कि बिल्कुल अपोजिट उसके बात कर रहा हो। तो ये कोई जरूरी नहीं होता। तो हम सबसे पहला कनेक्शन हम यही क्रिएट कर लेते हैं कि जो असर्शन है रीजन उससे कनेक्ट ही होगा और हम इसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचते रहते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यू मस्ट एनालाइज बोथ इंडिविजुअली एंड टुगेदर। जो मैं बात को बता रहा हूं कि असर्शन को अलग से सोचना है, रीजन को अलग से सोचना है। इन दोनों में आप पहले से ही प्री डिसाइडेड मत हो जाइएगा कि असर्शन और रीजन में कनेक्शन होगा। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रहा होगा।
अपीयर फ्रिक्वेंटली इन इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, ज्यादातर इनऑर्गेनिक में आता है, ज्यादातर, फिजिकल में भी नहीं, ज्यादातर किस में आता है, इनऑर्गेनिक में। मैं आपको बोलूं अगर आप 10 क्वेश्चंस उठाएंगे तो उसमें से 7 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही बना होगा, बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक पे बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से आता है, चाहे वो आपका एडवांस का पेपर हो और चाहे वो आपका मेंस का पेपर हो, एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक आएगा और वहीं से उठा करके एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर से एक असर्शन चिपका दिया जाता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट चिपका दिया जाता है यहाँ पे, और उस कॉन्सेप्ट से उठा करके सही रीजन, करेक्ट रीजन, इनकरेक्ट रीजन, उसके साथ कनेक्शन होगा नहीं होगा, इस तरह का एक क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गया कि असर्शन क्या होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, एनसीईआरटी की कोई लाइन होती है, रीजन वो उससे कनेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। ज्यादातर कहां मिलेगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में मिलेगा, खास करके इनऑर्गेनिक में मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन। अब जब असर्शन और रीजन दे दिया तो उसके पहले पेपर में जनरली ये पहले लिखा होगा कि ए क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो पूरा अच्छे से करेक्ट कर रहा होगा, किसके साथ, असर्शन के पॉइंट के साथ। दूसरा, बोथ आर करेक्ट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी जो है ए का करेक्ट रीजन नहीं है। तीसरा क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये सही है और ये गलत है, तो असर्शन सही होगा और रीजन गलत होगा। डी, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ए गलत है, यानी कि स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है, स्टेटमेंट ही गलत है, और लेकिन उसका नीचे जो रीजन है वो करेक्ट है। तो ये रीजन करेक्ट का मतलब है कि वो स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट है, ये नहीं है कि वो रीजन ऊपर वाले से कनेक्ट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है बेटा जी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो पहला स्टेप है कि जज ईच स्टेटमेंट सेपरेटली, जो मैं आपको पहले भी बताया कि असर्शन को आपको अलग से पढ़ना है, रीजन को आपको अलग से पढ़ना है, और दोनों का प्री डिसाइडेड आप कनेक्शन मत बना लेना। ज्यादातर स्टूडेंट यही करता है कि रीजन हमेशा वो सोच के चलता है कि ऊपर वाले से कनेक्ट करेगा ही, नहीं भी करता, मतलब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर सकते हैं, तो आपको सोचना भी अलग अलग है, वो बाद में बात होगी कि वो कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। चेक इफ रीजन एक्सप्लेन असर्शन लॉजिकली, आपको पढ़ना है, और अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, आपने टीचर से आपने अच्छे से डिस्कशन किए हैं, तो आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे असर्शन में और जैसे ही रीजन पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये इसका कनेक्शन बन रहा है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। थिंक ऑफ एक्सेप्शन एंड काउंटर एग्जांपल्स। ज्यादातर जो असर्शन रीजन इनऑर्गेनिक से उठाए जाते हैं वो एक्सेप्शन केस से उठाए जाते हैं, खास करके बोरोन फैमिली हो गई है ना, ज़ेनोन फैमिली हो गई, इस तरह के पार्ट से आपके क्या उठाए जाते हैं बेटा जी, असर्शन के क्वेश्चंस। तो इसमें जनरली एक्सेप्शन और काउंटर एग्जांपल्स लिखे होते हैं। यूज कॉन्सेप्ट मैप्स फॉर्मूला बेस्ड रिकॉल्स, कैसे इसको याद कर सकते हैं भाई, आपने जो क्लास में पढ़ा है, आपके जो नोट्स है, एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है, और जो भी उस पेज पे इंपॉर्टेंट चीजें थी वहीं से क्वेश्चन जनरली बनता है। तो आपको क्या बनाना पड़ता है, मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर पार्ट के बनाइए, इनऑर्गेनिक के भी बनाइए, फिजिकल के भी बनाइए, ऑर्गेनिक के भी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। फॉर्मूला के सारे शॉर्ट नोट्स आपके पास बने होने चाहिए, जिससे कि चीजें आसान हो जाती है, कनेक्ट करना आसान हो जाता है, कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है। तो ये 4 चीजें फोकस करेंगे तो आपका असर्शन रीजन सही से अप्रोच कर पाओगे, सही से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा जी, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप इसको अगर समझ गए तो आपका असर्शन और रीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां पे एक इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, क्या असर्शन दिया है NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, NaCl इज आयनिक कंपाउंड। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो NaCl इज आयनिक कंपाउंड आपको पढ़ते ही पता लग गया कि हाँ भाई ये बिल्कुल बात सही है कि NaCl इज आयनिक कंपाउंड, और दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए जैसे ही NaCl आयनिक कंपाउंड बोला गया तो यानी कि Na+ है, यानी कि Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी इसलिए लॉस कर दिया होगा, और क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब इसका रीजन देखते हैं कि सोडियम हैज अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो भाई NaCl इज आयनिक कंपाउंड। क्यों होता है, क्यों बनता है? क्योंकि Na का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ के क्या बना लेता है बेटा? आयनिक कंपाउंड बना लेता है। तो बताओ ए सही है कि नहीं? ए बिल्कुल सही है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, आर इज ट्रू और आर एक्सप्लेन ए, यानी कि ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको बेटा? ए को। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को जज करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक एग्जांपल है। डेल्टा एच नेगेटिव इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबको पता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का लॉस। ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट क्या होगा बेटा जी? लॉस होगा, तो आपका डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले से प्री डिसाइडेड नहीं करना, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड नहीं, आपको पता है एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, ना कि हीट गेन होता है। ये कह रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है। नहीं, गलत हो गया। तो आर हमें पढ़ते ही पता लग गया 6 का कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट बात कर रहा है, ये गलत है। तो हम कहेंगे कि एक्सोथर्मिक तो एनर्जी रिलीज करता है और डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ए तो सही हो गया, लेकिन और यहां पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यानी कि ए सही है, आर फॉल्स है। तो इस तरह से आप असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा संभल के बात करेंगे। मेरा कहना है कि पहले से ही प्री डिसाइडेड अपने दिमाग में नहीं बना लेना है कि आर जो है ए से रिलेट ही करेगा। यहां पे आर का ए से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि यहां पे आर कंप्लीटली ए से क्या कर रहा था? रिजेंबल कर रहा था, कंप्लीटली ए के साथ क्या हो रहा था बेटा जी? कनेक्ट बना रहा था। तो दोनों क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है लास्ट टू लास्ट ईयर का। क्या है? फॉर अ ग्रुप 13 एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या ग्रुप 13 में +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप बढ़ता है? क्या होता है भाई ग्रुप 13? आपको पता है ग्रुप 13 क्या होता है? ग्रुप 13 होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और हमें पता है थैलियम जो होता है वो +1 में बहुत स्टेबल होता है। तो ऊपर से नीचे जाते हुए +1 की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, स्टेबिलिटी क्या करता है बेटा जी? इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इसने बोला है ये बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते ही पता लग गया। अगर आपने बोरोन फैमिली पढ़ के गए हो एग्जाम में तो आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए बोरोन फैमिली में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब दूसरा कह रहा है कि एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। पहली बात, पहले में कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर की बात, और रीजन में कर रहा है साइज की बात। तो दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। असर्शन से रीजन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब तो बस दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं या दोनों रॉन्ग हो सकते हैं। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे को बस हमें यह पता करना है कि वो रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि साइज का ऊपर के +1 से ऑक्सीडेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनेगा। अब यहां पे हम जानते हैं कि इसका जो साइज होता है डाउन द ग्रुप, हमें पता है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज इंक्रीज होता है। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में यहां पे डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज क्या कर जाता है भाई? डिक्रीज कर जाता है। तो होता एक्चुअल में क्या है? साइज बोरोन के बाद क्या आ जाता है? गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, और बेटा जी इस तरह से ये साइज हो जाता है बेटा। यानी कि आपका जो गैलियम होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी सबसेल, और इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। तो यहां पे ये हमें पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह ऐसी है जहां पे डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज क्या होता है बेटा जी? डिक्रीज होता है। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। तो ये क्या हो गया बेटा जी? ये क्या हो गया आपका बेटा जी? रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि सही क्या होगा कि ए तो सही है, लेकिन आर क्या है बेटा जी? वो गलत है, आर फॉल्स है। तो सही आंसर क्या हो गया बेटा जी? थर्ड हो जाएगा कि नहीं?
तो इस तरह से आप एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहली से मैं कह रहा हूं बार बार ये बात कि आप पहले से प्री डिसाइडेड मत कर लीजिएगा कि रीजन एसर्शन से कनेक्ट ही करेगा, नहीं भी करेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे आप तो ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? सिस ब्यूटीन इज पोलर वाइल ट्रांस टू इन इज नॉन पोलर। क्या होगा भाई अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना ले, तो क्या है? सिस ब्यूटीन क्या होता है? CH3 और H। दूसरा क्या बेटा जी? ट्रांस CH3 H डबल बॉन्ड H और क्या बेटा जी? CH3। ये होता है सिस और ये होता है क्या बेटा जी? ट्रांस। और हमें पता है, अगर आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पढ़ के आओगे ही। अगर आप IIT के सीरियस एस्पिरेंट है तो आप पढ़ के आओगे ही आओगे। सिस में हमें पता है इसका जो डाइपोल होता है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि एरोज हमारे ऐसे चलते हैं इसमें, है ना। इसमें जो हमारे एरोज चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से। तो इसमें जो डाइपोल हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? जीरो। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? नॉन पोलर। और ये हमारा क्या होता है बेटा जी? पोलर। एक हमारा पोलर है और एक हमारा नॉन पोलर है। तो वहां पे क्या लिखा है? सिस ब्यूटीन इज पोलर, तो पोलर है। वाइल ट्रांस ब्यूटीन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर है। यानी कि ये जो ऑप्शन है पहला वाला, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये क्या हो गया बेटा जी? करेक्ट हो गया। आपने इसको पढ़ा, अभी आपने रीजन को देखा भी नहीं है, आपने बस पहले को एसर्शन को पढ़ा और वहीं से डिसाइड कर लिया कि ये सही है या गलत है। आपने देख लिया, वो सही था। दूसरा अगर देखो कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ब्यूटीन जीरो, तो वही हम कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट इसमें क्या आ जाता है? एरो की वजह से कैंसिल्ड आउट हो जाता है, डाइपोल जीरो हो जाता है। तो यानी कि ये भी सही है। और ये क्यों जीरो हो रहा था, ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको एसर्शन और रीजनल अलग अलग डिसाइड करना है, अलग अलग समझना है, अलग अलग पढ़ना है, फिर देखना है कि इनका कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा बच्चा। तो इस तरह से आप एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो आपको अवॉइड करना है। एक तो ब्लाइंडली एज्यूमिंग रीजन इज लिंक टू द असर्शन। बार बार मैं ये आपको बात बोलो, प्री डिसाइड नहीं करना है कि रीजन असर्शन के साथ कंबाइन ही करेगा, रीजन असर्शन से मिलेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्किपिंग एनसीईआरटी लाइंस, मेनी असर्शन एंड रीजन कम फ्रॉम देयर। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादातर जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो इनऑर्गेनिक से आएंगे। 10 में से 7 क्वेश्चन आप देख लीजिए उठा के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो मतलब एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चलना है, इग्नोरिंग एक्सेप्शंस। और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर जगह पे बार बार एक्सेप्शंस आते हैं। वो एक्सेप्शन आपको टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। तो वो जो एक्सेप्शन है उससे बहुत क्वेश्चंस असर्शन और रीजनिंग के बनाए जाते हैं। गेटिंग कंफ्यूज बाय द सिमिलर साउंडिंग टर्म्स, कभी कभी होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है ना, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे टर्म्स जो एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग इंगेजमेंट होती है, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अलग से समझना। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी किया होगा तो इसमें कभी आपको दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा जी, इसमें फाइनल टिप्स एंड प्रैक्टिस क्या है कि स्टिक टू दी एनसीईआरटी कीवर्ड्स, यानी कि गारंटी है चाहे वो एडवांस हो और चाहे मेंस हो, अगर असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। कंफर्म्ड लिख लो आज। तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, आपको खास करके इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करके पढ़ना है। और वहीं से आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो जनरली यहीं से आएंगे। 10 ईयर का पीवाईक्यू जरूर सोल्व कर लीजिए बेटा जी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और हर चीजों को एक इफेक्टिव वे में लॉजिकली आप क्या करिए, अप्लाई करिए। तो ये था सेशन आपका किसका बेटा जी, असर्शन और रीजनिंग का। आई होप के आपको चीजें समझ आई होगी। आप दोबारा करके ये वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए। और बेटा जी आप अपने हर एक क्वेश्चंस को आप क्या करिए, टीचर से डिस्कस करिए जहां भी आप फंसते। तो केजीएस के प्लेटफॉर्म पे आइए, केजीएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें आसान करके आपको दी जा रही है, हर एक टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं।
चीजें आपके लिए बहुत आसान, अब बस आपको बैठ करके पढ़ना है और समझना है, चीजों को अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चा।